हेलो एवरीवन, पीजीटी मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। यह लेक्चर पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले लेक्चर में हमने ग्रुप के बारे में चर्चा की थी, तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप ग्रुप का जो पार्ट 1 है उसको एक बार देख लें, ताकि ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे आज हम। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं ग्रुप से। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि जो पहले लेक्चर थे उसमें हमने ग्रुप पार्ट 1 के नाम से एक वीडियो डाली थी, तो आप थोड़ा सा उसे देख लें एक बार, केवल उसकी डेफिनेशन वगैरह देख लें तो आपको शुरुआत करने में आसानी हो जाएगी। तो मैं मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ पहले ही कि ग्रुप का अर्थ क्या होता है। कि ग्रुप एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार कोई भी ऑपरेशन है, जैसे प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है। ये कोई एक ऑपरेशन है। तो ग्रुप जो है एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 4 प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि उसके अंदर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अर्थात अगर ए और बी दो एलिमेंट जी के अंदर हैं तो इनका स्टार यानी कि ए स्टार बी भी जी के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें ये बताया था बात आपको कि ए बी सी 3 एलिमेंट लेते हैं और उनके अंदर ब्रैकेट का ध्यान रखते हैं, केवल कि पहले 2 के बीच ब्रैकेट लगा दो और दूसरी तरफ लगा देंगे हम बाद के 2 के बीच ब्रैकेट, तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर तीसरी बात हमने बताई थी उसके अंदर आइडेंटिटी, अर्थात एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑपरेशन लगाने के बाद किसी दूसरे एलिमेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। फिर बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अर्थात जो ये सेट जी है इसके प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी होना चाहिए। तो इसका भी आपको सविस्तार मैंने उस वीडियो में समझा रखा है, वहां पे आप इसको देख लें। फिर वहां पर एक बात और बताई गई थी, एबिलियन ग्रुप किसे कहते हैं। तो वह ग्रुप तो यानी कि 4 प्रॉपर्टी तो उसके अंदर होनी ही चाहिए। अगर 5वीं प्रॉपर्टी ये भी हो जाए उसके अंदर कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो ऐसे ग्रुप को हम एबिलियन ग्रुप कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी का नाम है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस ग्रुप को कोम्यूटेटिव ग्रुप या एबिलियन ग्रुप भी कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि रिंग क्या होता है। जैसा कि आपको बताया कि ग्रुप के अंदर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक ऑपरेशन होता है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर एक ऑपरेशन होता है, लेकिन रिंग के अंदर 2 ऑपरेशन है, एक प्लस का एक मल्टीप्लीकेशन का। तो रिंग जो है एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं। और उसकी उसकी क्वालिटी ये है, यानी कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि आर जो है एडिशन के लिए एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो रिंग होने की पहली शर्त क्या है कि आर यानी कि रिंग तब होगा जब वो एबिलियन ग्रुप हो एडिशन के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर ये जो आर है ये मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लोज होना चाहिए, अर्थात यदि ए और बी आर के अंदर है तो इनकी मल्टीप्लीकेशन भी आर के अंदर होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये आर जो है ये मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव का अर्थ ये हो गया कि जैसे ए बी सी 3 एलिमेंट आर के अंदर हैं और पहले हमने ब्रैकेट लगाया बी और सी के बीच में और इधर लगा दिया हमने ए और बी के बीच में, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो रिंग तब होगा जब ये मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लीकेशन जो है एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, अर्थात ए बी और सी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। बी और सी कैसा है, ऑपरेशन क्या है, प्लस है, और बाहर क्या है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, चाहे लेफ्ट से या राइट से। जैसे यहाँ पर दिखाया है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसी प्रकार से हम सीधे हाथ की तरफ से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अर्थात ए को पहले सी से और ए को पहले बी से और फिर सी से। तो इस प्रकार से अगर किसी सेट के अंदर ये 3 प्रॉपर्टी लागू हो जाती हैं, तो ऐसे 4 प्रॉपर्टी लागू हो जाती हैं, तो ऐसे सेट को हम रिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, अर्थात वह रिंग, उस रिंग को विदाउट जीरो डिवाइजर कहेंगे कि जब ए डॉट बी अर्थात 2 एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन 0 हो तथा उनमें से या तो पहला एलिमेंट 0 के बराबर हो या दूसरा एलिमेंट 0 के बराबर हो, अर्थात उनमें से कम एक एलिमेंट अगर 0 के बराबर है। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी रिंग के अंदर मौजूद है तो ऐसी रिंग को हम रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहते हैं।
इसके अलावा एक दूसरी रिंग है जिसका नाम है रिंग विद जीरो डिवाइजर। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर इसके अंदर दो एलिमेंट इस प्रकार से हैं कि वे नॉन जीरो हैं, अर्थात ना तो ए जीरो के बराबर है ना ही बी जीरो के बराबर है, लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जीरो आ जाता है, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम, अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी रिंग के अंदर है तो ऐसी रिंग को हम रिंग विद जीरो डिवाइजर कहते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पर नीचे समझाया भी गया है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 2x2 की, जो कि जीरो नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है 2, तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, अर्थात ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। दूसरी मैट्रिक्स एक और बी ली है, ये भी जीरो नहीं है, लेकिन जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जीरो आता है। तो हमने क्या देखा यहाँ कि ए नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, लेकिन इनकी मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाती है। तो अगर इस मैट्रिक्स से एक रिंग बनती है तो ऐसी रिंग को हम रिंग विद जीरो डिवाइजर कहेंगे। अब हम बात करते हैं फील्ड क्या होता है। तो फील्ड भी एक प्रकार का रिंग है जिसके अंदर कुछ विशेष क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी उसके अंदर यह है कि अगर ए डॉट बी को बी डॉट ई लिख दें, अर्थात यह रिंग अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए कोम्यूटेटिव है तो इसको हम फील्ड कह सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी मतलब ये होगी इसके अंदर कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कोम्यूटेटिव होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर यह है कि इसके अंदर एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कि यूनिटी होनी चाहिए। वो क्या है? ए डॉट वन, अर्थात इसके अंदर वन जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात यह है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता हो। तो अगर किसी रिंग के अंदर ये तीन बातें हैं तो उस रिंग को हम फील्ड कहते हैं। पहली बात मैंने आपको बताई कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कोम्यूटेटिव हो, दूसरी बात मैंने बताई कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके अंदर मौजूद हो, और तीसरी बात मैंने ये बताई कि इसका प्रत्येक एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता हो। अब हम बात करते हैं इंटरनल कंपोजिशन या इंटरनल ऑपरेशन भी इसे कह सकते हैं। इंटरनल ऑपरेशन या इंटरनल कंपोजिशन का क्या अर्थ होता है? मान ली जाए कि एक एलिमेंट ए सेट ए के अंदर है, एक दूसरा एलिमेंट ए वो भी सेट ए के अंदर है, अर्थात दोनों एलिमेंट सेट ए के अंदर है। तो इनका ऑपरेशन करने के बाद में जो नया एलिमेंट निकल कर आता है ए स्टार बी, वो भी उसी सेट के अंदर मौजूद है। तो ऐसे ऑपरेशन को इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों एलिमेंट एक ही सेट के अंदर हैं और उनका ऑपरेशन भी उसी सेट के अंदर मौजूद है। एक्सटर्नल कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? अगर मान लो एलिमेंट ए सेट एफ के अंदर है और एलिमेंट अल्फा सेट वी के अंदर है, और इन दोनों का ऑपरेशन करा, इनके बीच में जो भी ऑपरेशन लगाया गया है, और जो नया एलिमेंट निकल कर आता है वो सेट वी के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि वी के अंदर अल्फा तो था लेकिन इसके अंदर ए नहीं था, लेकिन ए इंटू अल्फा यानी कि ए क्रॉस अल्फा इस वी के अंदर मौजूद है। तो इस प्रकार के कंपोजिशन को एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस किसे कहते हैं। तो वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस किसे कहते हैं, इसके लिए आप समझिए कि मान लो वी एक वेक्टर स्पेस है। किसके लिए? एक फील्ड के लिए। फील्ड का नाम क्या है? एफ है। जो ऊपर मैंने आपको बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन, इसमें एक बात और महत्वपूर्ण थी कि यहाँ पर जो एफ है, एफ का अर्थ होता है कि सेट ऑफ स्केलर्स, अर्थात एफ यानी कि फील्ड, जो आगे हमने ऊपर बताया भी था फील्ड के बारे में कि एफ तो फील्ड है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो सब स्केलर हैं, और वी एक वेक्टर है जिसके अंदर जो एलिमेंट है सारे वेक्टर हैं वो। तो ये जो वी सेट है इसको हम वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस कब कहते हैं? उसकी कंडीशन है कि इस सेट वी को एफ के लिए लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस कहेंगे यदि इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि ये जो वी है ये एडिशन के लिए एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसके अंदर कि ये जो वी है एडिशन के लिए एबिलियन ग्रुप हो। दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर यह है कि अगर ए किसके अंदर है? एफ के अंदर है, और अल्फा किसके अंदर है? वी के अंदर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी वी के अंदर होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि जो वेक्टर है वेक्टर पर स्केलर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। देखो यहां पर ध्यान से कि वेक्टरों के बीच में अल्फा और बीटा दो वेक्टर हैं, अर्थात ये वी के अंदर है, तो अल्फा प्लस बीटा, और डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है इसके ऊपर? ए हो रहा है, और ए क्या है? स्केलर है। तो इस प्रकार से स्केलर जो है वेक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए अल्फा प्लस बी बीटा। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो स्केलर है उनके ऊपर वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। जैसे यहां पर दिखाया गया है ए और बी क्या है? दो स्केलर हैं, अर्थात वो फील्ड के अंदर है, और अल्फा क्या है? एक वेक्टर है जो कि सेट वी के अंदर है, तो इसके अंदर एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अर्थात ए अल्फा प्लस बी अल्फा है। और इसी पॉइंट के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि
दो इसके अंदर एलिमेंट है ए और बी जो स्केलर है, और एक एलिमेंट है अल्फा जो कि वेक्टर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह से कार्य कर रहा है यहाँ पर, लेकिन एसोसिएटिव नहीं कहते इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह कार्य कर रहा है इसके अंदर। अर्थात ए और बी के बीच में डॉट लगाया पहले, इनकी मल्टीप्लिकेशन करी, उसके बाद में वेक्टर से इसका मल्टीप्लिकेशन करा गया, या एक स्केलर बाहर है और एक स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन अंदर करी गई है। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को भी इसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर ये होनी चाहिए कि 1 इंटू एल्फा इज इक्वल टू एल्फा, अर्थात 1 एक यूनिटी एलिमेंट है जो कि एक स्केलर यानी कि फील्ड के अंदर मौजूद है, तो ये एलिमेंट भी इसके अंदर होना चाहिए। तो वेक्टर स्पेस होने के लिए कोई भी जो रिंग वेक्टर स्पेस कहलाएगी, सॉरी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट वी वेक्टर स्पेस कहलाएगा यदि इसके अंदर ये 1 2 3 ये 3 प्रॉपर्टी इसके अंदर होंगी, और तीसरी प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर भी 4 अलग अलग प्रॉपर्टियां हैं। चलिए अब बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या अर्थ होता है। जैसा मान लो कोई वेक्टर आपने लिखा, वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये कोई वेक्टर लिखा आपने। तो यहाँ पर क्या देखते हैं आप, ये a1 a2 a3 कोई नंबर होते हैं, संख्या होती है, अर्थात कोई स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर नंबर है कोई भी। तो ये स्केलर यानी कि ये फील्ड के अंदर है, क्योंकि फील्ड एफ के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, जो स्केलर होते हैं। तो यहाँ पर a1 a2 a3 ये एफ के अंदर है, ये j i j k यूनिट वेक्टर होते हैं, ये वेक्टर हैं, और ये होते हैं एस के अंदर। एक एस एक ऐसा सेट है जो कि वेक्टरों का सेट है, अर्थात ये वेक्टर स्पेस वी का कोई सबसेट है। अब हम क्या देखते हैं कि अगर कोई वेक्टर 0 के बराबर है, आपने पढ़ा ये बात कि अगर कोई वेक्टर 0 के बराबर है, अर्थात a1i प्लस a2j प्लस a3k इज इक्वल टू 0, तो इसे हम लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो यहाँ पर ये बात आपने अच्छी तरह मालूम है आपको कि i का गुणांक यानी कि a1 बराबर 0, j का गुणांक यानी कि a2 ये भी 0, और k का गुणांक यानी कि a3 ये भी 0 होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जहाँ पर a1 a2 a3 अर्थात जितने भी स्केलर हैं वो सारे 0 के बराबर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में s को फिर हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो क्या कहते हैं इसको, Li यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं इसको, इस कंडीशन में s को। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मान लीजिए कुछ हमने ये स्केलर क्वांटिटी ली, कुछ हमने वेक्टर क्वांटिटी ली जो वी के अंदर है, और एक हमने बना दिया जो एक ऐसा सेट बना दिया एस जो कि इन वेक्टर से मिलकर बना है, तो फिर वही लीनियर कॉम्बिनेशन करा इनका हमने। तो लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने 0 के बराबर रख दिया, और अब क्या देखते हैं हम कि जो स्केलर है ये a1 a2 a3 इनमें से कम एक ऐसा जरूर है कि जो 0 नहीं है। ऊपर क्या था, a1 a2 a3 सारे 0 हो गए थे, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट 1 कम से कम ऐसा जरूर मौजूद है कि जो 0 के बराबर नहीं है। तो अगर कोई भी एक ऐसा स्केलर मिल जाए कि जो 0 के बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में फिर s को हम लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं, अर्थात LD कहते हैं। तो क्या कहेंगे इसको फिर हम, लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। और एक और भी है Li और LD फाइंड करने का तरीका। वो तरीका ये है कि अगर एक मैट्रिक्स बनाई जाएगी, आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं, कि अगर उसकी रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ जाती है, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि Li है, और अगर रैंक का मान नंबर ऑफ अननोन से कम है तो वो कंडीशन कहलाती है LD कंडीशन। तो आइए अब देखते हैं कि इस पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं या कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये सारी बातें आपको उससे क्लियर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, S एक वेक्टरों का सेट दिया है, हमें चेक करना है कि ये सेट जो है लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि Li है या LD है। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले हम जो है 3 स्केलर क्वांटिटी लेंगे। ये पहला वेक्टर है, इसे α1 मान लो, ये दूसरा वेक्टर है, इसे α2 मान लो, ये तीसरा वेक्टर है, इसे α3 मान लो, और 3 स्केलर क्वांटिटी लो, a1 a b c मान लो। चलो तो इस प्रकार से उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, a α1 प्लस b α2 प्लस c α3 और 0 के बराबर रख दो। इस लीनियर कॉम्बिनेशन को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। अब अल्फा का मान रखो यहाँ पर, तो a अल्फा का मान है -1 2 1 प्लस b बीटा का α2 का मान रखते हैं 3 0 -1, फिर लिखेंगे c -5 a 4 और यहाँ पर 3 और इज इक्वल टू 0। अब क्या काम करेंगे हम, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और इन तीनों को जोड़ देंगे। तो क्या मिलेगा हमें कि a -a, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसमें प्लस का 3b, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, माइनस का 5c,
और इधर हम 3 एलिमेंट इस प्रकार लिख सकते हैं 0 0 0, जैसा ऊपर वेक्टर में दिखाया था। कंपेयर करेंगे तो पहला एलिमेंट जो है वो इसके बराबर 0 के बराबर हम रख देंगे। इसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो 2a, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं 0b, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं 4c, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। अब तीसरा एलिमेंट लेते हैं a, यहाँ करेंगे -b प्लस यहाँ करते हैं 3c बराबर 0। अब क्या करते हैं, ये ABC से मिलकर एक मैट्रिक्स, इनके कोफिशिएंट से मिलकर एक मैट्रिक्स बनाते हैं। वो मैट्रिक्स क्या है, -1 है, यहाँ 3 है, यहाँ -4 है, 5 है, फिर यहाँ 2 0 4, यहाँ 1 -1 और यहाँ पर 3। ये एक हमने बनाया मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इस मैट्रिक्स की क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। तो कैसे निकालते हैं, -1 3 -5 2 0 4 1 -1 3, इसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी, तो -1। तो सरल करने के बाद ये 0 आ जाती है। तो आपने क्या देखा कि डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया। और अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाता है तो ए की जो रैंक है वो 3 से कम हो जाएगी फिर इस कंडीशन में। और अननोन कितने इसके अंदर, ABC 3 अननोन है, तो नंबर ऑफ अननोन से इसकी रैंक जो है कम हो जाएगी, जो भी बताया था बात। तो अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाती है तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं हम, कि भाई S जो है लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये ध्यान रखना, अगर डिपेंडेंट की बात चलती है कि लीनियर डिपेंडेंट है तो उसकी जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल कर आती है वो 0 के बराबर आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर भी हमें चेक करना है कि S लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो जैसे पहला करा था ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट इसकी मैं आपको डिटर्मिनेंट निकालता हूँ और डिटर्मिनेंट बनाने का तरीका बताता हूँ शॉर्ट रूप में डायरेक्ट आपको, कि जब आपको बनाना पड़ा तो ये जो पहला एलिमेंट है इसके एलिमेंट लिखो पहले 1 2 0, दूसरे के लिखो 0 3 1, तीसरे के लिखो -1 0 1, इस प्रकार से लिख देते हैं ना। और इसकी डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो इसके डिटर्मिनेंट का मान हम जब चेक करते हैं तो ये 0 नहीं आता है। तो अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस मैट्रिक्स A की जो रैंक है वो 3 है, अर्थात नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। और अगर नंबर ऑफ अननोन यानी कि ABC जो हमने पहले निकाले थे अभी उसके बराबर है तो इस कंडीशन में कहते हैं कि S जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। याद रखना कि अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं आता तो हम क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर 0 आ जाता है तो लीनियरली डिपेंडेंट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि PGT 2010 में आया था। इसमें पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x के किस मान के लिए ये 3 वेक्टर दे रखे हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अर्थात LD होंगे। तो LD होने की कंडीशन आप जानते हैं कि इसकी डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहले इसकी डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसके कोफिशिएंट की डिटर्मिनेंट इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बताया था आपको भी कि इसके जो पहला एलिमेंट है इसके जो पार्ट है उसको इस प्रकार लिखा जाएगा x 0 7, दूसरा जो है इसे लिखा जाएगा 1 2 1, और तीसरा जो है इसे लिखा जाएगा 2 -1 और 3। और किसके बराबर रख दें, इसके 0 बराबर रख देंगे। क्यों, क्योंकि दिया है कि ये LD है। तो अगर LD होता है तो डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर रखते हैं। अब इसे सरल करते हैं और x का मान निकालते हैं। तो सरल करने के बाद में x का मान 5 निकल कर आ जाता है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि PGT 2010 में आया था। इसमें लिखा है इफ वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर दिए हैं किसी वेक्टर स्पेस R3 के, ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो x का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम। तो वो लिखी जाएगी इस प्रकार से 0 1 x, दूसरी लिखेंगे x 1 0, और तीसरा है 1 x 1, और इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि दिया है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अगर लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो सरल करने के बाद में ये आ जाएगा कि x का मान या तो 0 है, और दूसरा क्या मान दे रखा है ±√2 आ जाएगा।
जो इसके ऑप्शन दे रखे थे उसमें एक ऑप्शन में लिखा था प्लस माइनस √2, एक ऑप्शन में लिखा था 0। तो इस कंडीशन में दोनों ऑप्शन सही थे इसके। एल आई और एल डी पढ़ने के बाद में अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस क्या होता है, और बेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। तो ए सबसेट एस ऑफ वी, यानी कि किसी वेक्टर स्पेस का एक सबसेट एस है, इसको हम बेस कहेंगे, बेसिस कहेंगे वी का। कब कहेंगे? उसकी पहली कंडीशन क्या है कि एस कंसिस्ट ऑफ एल आई वैक्टर्स। इसके अंदर जो वेक्टर हैं वे सब लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि एल एस इज इक्वल टू वी, अर्थात इसका प्रत्येक जो वेक्टर है वो लीनियरली कॉम्बिनेशन उसका एस के साथ होना चाहिए। तो ईच वेक्टर इन वी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस। तो एस के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं DIM-V से। और इसका मीनिंग क्या होता है, बात समझिए इसका भी जरा। अगर हम मान लें कि एस जो है कोई बेसिस है वी की, तब डायमेंशन वी का अर्थ होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो एस के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी काउंटिंग कर लेंगे तो उनकी संख्या ही वी की डायमेंशन कहलाती है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यदि W1 और W2 किसी वेक्टर स्पेस वी के सब स्पेस हों तब इनकी प्लस का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो डायमेंशन W1 प्लस W2 इस प्रकार निकाला जाता है कि पहले डायमेंशन W1 की प्लस डायमेंशन W2 की माइनस इन दोनों के इंटरसेक्शन की डायमेंशन। आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो इस टॉपिक से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 2005 में आया था। इफ डायमेंशंस ऑफ सब स्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस V आर रेस्पेक्टिवली 3 and 4 एंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्टिंग W2 इज इक्वल टू 1, देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या क्या दे रखा है, W1 की डायमेंशन कितनी है, 3 है। W2 की डायमेंशन वो है 4, और डायमेंशन किसकी, W1 इंटरसेक्शन W2 यह है 1। तो निकालना क्या है हमें, डायमेंशन W1 प्लस W2 ये हमें निकालना है। फॉर्मूला आप जानते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। तो इस फॉर्मूले में सारे वैल्यू पुट कर दो। W1 का मान है 3, W2 का मान है 4, और इनकी इंटरसेक्शन का मान कितना 1 है। तो आंसर आ गया इसका 6, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिखा है W1 और W2 फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस हैं वी के, और इसमें दे रखा है W1 की डायमेंशन 2 है, W2 की डायमेंशन 2 है, और इनके प्लस की डायमेंशन 3 है। तो इनके इंटरसेक्शन की डायमेंशन हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में सारे वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू दी है 3, तो ये तो 3 हो गया, इज इक्वल टू ये 2 है, ये भी 2 है, और ये हमें निकालना है डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। सरल करने के बाद में क्या आएगा निकल के, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 ये आ जाएगा 1, अर्थात इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि PGT 2005 में आया था। इसमें एक साइड लिखा ए है, जो इस प्रकार से है x y 0 और x y क्या है, ये R के अंदर है। दूसरा साइड लिखा B 0 y z, और y z किसके अंदर है, R के अंदर है। तो इसने कहा है कि ये दो सब स्पेस हैं, तो a प्लस बी की डायमेंशन हमें निकालनी है। तो यानी कि हमें पहले निकालना चाहिए a प्लस बी। तो a प्लस बी कैसे निकालेंगे, a प्लस बी इस प्रकार निकाला जाएगा कि x को ऐड करो 0 में तो x हो जाएगा, कोमा y को ऐड करो y में तो 2y हो जाएगा, और 0 को ऐड करो z में तो हो जाएगा z। और x y z क्या है, ये सभी R के अंदर है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो हमने ये बेसिस बनाया है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 हैं। तो इस प्रकार से
इसकी डायमेंशन भी 3 होगी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2010 में आया था। इफ V इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर ए फील्ड F देन डायमेंशन ऑफ V। तो V की डायमेंशन निकालनी है और यहाँ पर लिखा है कि ये एक जो वेक्टर स्पेस है ये मैट्रिसेस के लिए है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, 4 मैट्रिक्स मानते हैं अपने पास से, अल्फा 1 0 0 0, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। दूसरी बीटा मान लेते हैं 0 1 0 0, तीसरी गामा 0 0 1 0, और फिर फोर्थ डेल्टा मान लेते हैं तो 0 0 0 1। बारी बारी से हमने पहले 1 यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, तो 4 मैट्रिसेस बना ली इस प्रकार से हमने। अब हम क्या देखते हैं कि ये अल्फा बीटा और गामा ये सब क्या है, ये वेक्टर हैं। अल्फा बीटा गामा क्या है, ये वेक्टर V है, V के कोई एलिमेंट है, और इनसे इन एलिमेंट से मिलकर हम S बनाते हैं बेसिस, यानी कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अब वैसे तो हमने बेसिस मान लिया और इसमें 4 एलिमेंट लिए तो आंसर तो ऑटोमेटिक 4 आ गया इसका, लेकिन पहले हम ये भी दिखाएंगे कि ये बेसिस है या नहीं है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, बेसिस होने की कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले हम इसके एलिमेंट को लेते हैं A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा प्लस D डेल्टा इज इक्वल टू 0, और ये ABC क्या है, ये फील्ड F के अंदर है सब। अल्फा बीटा गामा S के अंदर या V के अंदर थे, और ABCD किसके अंदर है, वो F के अंदर है। अब इनका हम निकालते हैं, सोल्व करेंगे इसको। 1 0 0 0, B 0 0 1 0, C 0 1 0 0, डेल्टा D 0 0 0 1 किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे सर। तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हम इसको यहाँ A आ जाएगा, इसका यहाँ B आ जाएगा, इसका यहाँ C आ जाएगा यहाँ इसमें, और D यहाँ आ जाएगा। तो फिर सबको ऐड करेंगे ना तो मिलेगा हमें A B C D, और यहाँ पर क्या है, 0 मैट्रिक्स है, अर्थात 0 0 0 0। अगर इनकी कंपेयर करते हैं, जब 2 मैट्रिक्स इक्वल रखी हो तो कंपेयर करने के बाद में उनके एलिमेंट्स की कंपेयर की जाती है। तो A की वैल्यू तो आ जाएगी 0 यहाँ पर, B की वैल्यू कितनी आ गई 0, C की वैल्यू कितनी आ गई 0, D की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो आपने क्या देखा कि सारे जो स्केलर थे उन सभी की वैल्यू जो है 0 के बराबर है। इस कंडीशन में अगर सभी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो ये जो S है हमारा क्या कहलाएगा, ये S, तो S कहलाएगा उस कंडीशन में Li। दूसरी बात क्या है कि जो हमने ये ABC है इसे हम इस प्रकार से मान सकते हैं A B C D। तो हमने क्या देखा था अभी, ये इस फॉर्म में निकल कर आ गया था, A अल्फा B बीटा C गामा और D डेल्टा के फॉर्म में आ गया था। यानी कि जो S का प्रत्येक एलिमेंट है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि L S इज इक्वल टू V, यानी कि इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस प्रकार से डायमेंशन ऑफ V, क्या रूल बताया था मैंने आपको कि डायमेंशन V का अर्थ है कि S में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस, अर्थात S के अंदर कितने एलिमेंट है। तो कितने एलिमेंट इसके अंदर 4 हैं, तो इसकी डायमेंशन भी 4 ही कहलाएगी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2005 में आया था, डायमेंशन ऑफ सब स्पेस W। तो W की हमें डायमेंशन निकालनी है, W का ये फॉर्मूला लिख रखा है, और W जो है 2x2 की एक मैट्रिक्स है। तो जैसे कि आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था, जब भी 2x2 की मैट्रिक्स कोई ली जाएगी तो उसमें हम जो है जो बेसिस मानेंगे वो उसी प्रकार से माना जाएगा। बेसिस जो माने जाएंगे उसी प्रकार से अल्फा 1 0 0 0, दूसरा बेसिस क्या मानेंगे, ये इसके बेसिस के एलिमेंट है 0 1 0 0, और तीसरा एलिमेंट उसका ले जाएगा गामा 0 0 1 0, और चौथा एलिमेंट ले जाएगा उसका 0 0 0 1। तो इससे S बनाएंगे हम अल्फा बीटा गामा
डेल्टा। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4 है, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। चाहो तो उसी प्रकार से जैसे पहला क्वेश्चन करा है आप पूरा सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चलता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस U है फील्ड F के लिए, दूसरी वेक्टर स्पेस V है फील्ड F के लिए। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा की जो इमेज है वो कहलाती है T अल्फा, बीटा की इमेज है वो कहलाती है T बीटा, और ये इमेज वाला जो सेट है ये V है। तो कोई मैपिंग T जो U से A पर है उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे यदि उसके अंदर ये वाली कंडीशन हो जाए, अर्थात T A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू A बाहर T अल्फा प्लस B बाहर और T बीटा। यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है ये V के एलिमेंट है और A और B जो है ये फील्ड के एलिमेंट है। सॉरी यहाँ पर V नहीं U आएगा, ये वाला सेट U, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये एलिमेंट जो है अल्फा और बीटा U के हैं और A और B किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ऑपरेटर कहेंगे यदि मैपिंग जो है U से U की तरफ हो। यहाँ पर क्या था, U से V की तरफ था, यहाँ पर क्या है U से U की तरफ हो, अर्थात अपने आप ही अपने सेट से अपने सेट के अंदर ही। तो इसके अंदर एक एलिमेंट है अल्फा और दूसरा एलिमेंट है बीटा। अल्फा की इमेज क्या है T अल्फा, बीटा की इमेज क्या है 2 बीटा, इससे बन गया हमारा दूसरा सेट ये। तो इसको हम लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। जो ऊपर वाली कंडीशन है वही कंडीशन है, बस केवल अंतर कितना है कि U यहाँ पर क्या था U V, तो इसको फिर हम कहते हैं लीनियर ऑपरेटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है नल स्पेस किसे कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था अभी कि T जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस U से वेक्टर स्पेस V की तरफ, और U की जो एलिमेंट हैं वो अल्फा बीटा माने गए हैं और अल्फा की इमेज T अल्फा, बीटा की इमेज T बीटा होती है। यदि इनकी इमेज का मान 0 हो जाए तो कहने का अर्थ यह है कि सेट जो वेक्टर स्पेस V था उसके हमने एलिमेंट कलेक्ट कर लिए, ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेज 0 है अर्थात जिनकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो अल्फा यानी कि U के वे एलिमेंट जिनकी इमेज V के अंदर 0 के बराबर है, U के वे एलिमेंट जिनकी इमेज V के अंदर 0 के बराबर है, U के उन एलिमेंट के सेट को नल स्पेस कहते हैं। NT नल स्पेस कहते हैं। ध्यान रखना अल्फा कहाँ था, ये U के अंदर था। तो नल T यानी कि नल स्पेस के अंदर वे एलिमेंट आते हैं जो U के अंदर थे और वे एलिमेंट जिनकी इमेज 0 थी, तो उन एलिमेंट के सेट को हम नल स्पेस कहते हैं। और नल्टी T यानी कि इसकी डायमेंशन जो n की डायमेंशन है उसे नल्टी बोलते हैं। तो इसकी डायमेंशन कैसे निकाला जाएगा, डायमेंशन NT इस प्रकार से लिखा जाता है ऐसे। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज का अर्थ क्या होता है एक्चुअल में, रेंज का अर्थ होता है सेट V के एलिमेंट्स का सेट यानी कि सब स्पेस V के वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट का सेट। जबकि नल स्पेस के अंदर क्या था, वेक्टर स्पेस U के एलिमेंट का सेट था। यहाँ पर क्या है, वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट का सेट है। T अल्फा कहाँ था, V के अंदर था। तो T अल्फा किसके अंदर है, वेक्टर स्पेस V के अंदर है। तो वेक्टर स्पेस V के वे एलिमेंट जिनकी इमेज ज्ञात करी हो हमने, तो उन इमेज के सेट को हम उसकी रेंज कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट की, इसके अंदर रेंज से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन वे एलिमेंट जो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हों, उन एलिमेंट के सेट को रेंज कहते हैं। तो रेंज की अगर हम रेंज निकालना चाहते हैं, फिर इसकी निकालना चाहते हैं डायमेंशन। तो रेंज रैंक और नल्टी में यानी कि डायमेंशन U इज इक्वल टू होता है रैंक T प्लस नल्टी T। तो ये डायमेंशन अगर U की निकालना चाहते हैं तो ये उसका एक फॉर्मूला है कि पहले हम निकालेंगे T की रैंक और उसकी हमें अगर नल्टी पता हो तो इन दोनों का योगफल जो है U की डायमेंशन यानी कि ये जो सेट था हमारा इसकी डायमेंशन के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं इन्वर्सेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी पहली कंडीशन ये है, अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इस प्रकार से है कि वह 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। 1 1 ऑन 2 का मीनिंग क्या होता है, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, और ऑन 2 का मतलब ये होता है कि V के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा है। तो यदि ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में अगर T
u से v की तरफ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि v से u की तरफ रिप्रेजेंट होगा उसे हम t का इन्वर्स कहते हैं। अर्थात अगर t की वैल्यू क्या है, u से v की तरफ है, तो t इन्वर्स कहलाएगा v से u की ओर। आइए देखते हैं इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2005 में आया था। इफ t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v3 डिफाइंड बाई, तो t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी डेफिनेशन इस प्रकार से दी है कि t abc इज इक्वल टू 3a a माइनस बी 2a प्लस b प्लस c, और abc क्या है, ये v3 के अंदर है। तो हमें निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं हम कि ये जो t है a b c, इसको हम मान लेते हैं p q r के बराबर। तो यदि हम इसे p q r के बराबर मान लें तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा कि t इनवर्स यानी कि p q r इज इक्वल टू abc। यही तो हमने इनवर्स की डेफिनेशन बताई अभी कि अगर इसका t ये है तो इसका इनवर्स ये होगा, ये डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं, चलिए, जैसा कि हमने ऊपर लिखा t abc इज इक्वल टू p q r, ये लिखा हमने। और t abc की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है ऊपर, तो t abc की वैल्यू यहाँ से रख दो उठा के, तो 3a 2a माइनस बी 2a प्लस b प्लस c किसके बराबर है, p q r के बराबर है। अब कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो 3a किसके बराबर आ जाएगा, p के, a माइनस b किसके बराबर होगा, q के, और 2a प्लस b प्लस c किसके बराबर हो जाएगा, r के। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से हम a के मान निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से a की वैल्यू p/3, ये तो a का मान आ गया। अब इस वाली फॉर्मूले के अंदर b का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर a का मान रख के, तो यहाँ से b आ जाएगा p/3 माइनस q। ऐसे ही इसमें हम c का मान निकाल लेंगे, a और b के मान रख के, तो c का मान आ जाएगा r माइनस p प्लस q। तो इस प्रकार क्या देखा हमने abc के मान निकाल लिए, और जैसा कि यहाँ पर लिखा था कि t इनवर्स, क्या लिखा था यहाँ पर, t इनवर्स p q r इज इक्वल टू abc, तो abc के मान रख दो। a का मान कितना है, p/3, b का मान है p/3 माइनस q, और c का मान है r माइनस p प्लस q। तो यही इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, t का फॉर्मूला लिख रखा और t इनवर्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, इफ t x y z इज इक्वल टू p q r, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा t इनवर्स p q r इज इक्वल टू x y z। तो अब हमारा उद्देश्य केवल x y z निकालना हो गया। अब जैसा कि दिया है, क्या लिखा हमने, t x y z इज इक्वल टू p q r, और t x y z का फॉर्मूला दिया है ऊपर, क्या फॉर्मूला है वो, x प्लस जेड कोमा x माइनस जेड कोमा y इज इक्वल टू p कोमा q कोमा r। कंपेयर करते हैं इनकी, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू p, x माइनस जेड इज इक्वल टू q, और y का मान आ गया r के बराबर। तो यहाँ से जैसे y का मान निकल कर आया है r के बराबर। अब और निकालते हैं मान, इन दोनों को जोड़ दो, जैसे ही जोड़ेंगे तो 2x इज इक्वल टू p प्लस q, यानी कि x का मान निकल कर आ जाएगा यहाँ से p/2 और q/2। अगर इनको दोनों को माइनस कर देंगे हम, तो 2z का मान निकल कर आएगा, तो 2z बराबर p माइनस q, यानी कि z का मान निकल कर आ जाएगा यहाँ से p/2 माइनस q/2। तो ये z का मान निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि t इनवर्स
पी क्यू आर जो यहाँ लिखा था हमने इज इक्वल टू क्या था एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड के मान क्या निकाले हमने, तो एक्स का मान तो यह आया था आपका भी पी अपॉन 2 प्लस क्यू अपॉन 2 कोमा, वाई का मान आया था आपका आर, और जेड का मान आपका आया था पी अपॉन 2 माइनस क्यू अपॉन 2। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, टी की वैल्यू दी है, टी इनवर्स निकालना है, और यहाँ पर मजेदार बात यह है कि जो ऑप्शन है इन पर आप ध्यान देंगे तो इन ऑप्शन में ए और बी लिखे हैं, पी और क्यू नहीं लिखे हैं। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले उसी प्रकार शुरुआत करते हैं, इफ टी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा अब कि टी इनवर्स पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। तो हमारा उद्देश्य क्या रह गया, ए और बी ज्ञात करना। अब क्या काम करेंगे हम कि टी ए बी इज इक्वल टू है पी क्यू, तो टी ए बी का फॉर्मूला दिया है ऊपर, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस बी ए इज इक्वल टू पी क्यू। अब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ से, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी पी, और ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्यू। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ए का मान तो आ गया क्यू के बराबर, और बी कैसे निकालेंगे, तो बी आ जाएगा आपका पी माइनस ए यानी क्यू। तो आपको लिखना क्या है, लिखना आपको ये था टी इनवर्स पी क्यू इज इक्वल टू ए बी के मान रख दो, ए का मान तो है क्यू कोमा, बी का मान है पी माइनस क्यू। अब यहां पर क्या करना है हमें, जो ऑप्शन निकालने हैं वो ए बी में निकालने हैं हमें, तो पी के स्थान पर रिप्लेस कर दो ए, और जो क्यू है उसके स्थान पर रिप्लेस कर दो बी। तो क्या मिल जाएगा हमें, टी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू क्यू क्या है हमारा बी कोमा ए माइनस बी। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाता है ए सही। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि पीजीटी 2005 में आया था। इसने लिखा है टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से डब्ल्यू की तरफ, और डायमेंशन वी की 4 है, डायमेंशन डब्ल्यू की 5 दे रखी है, नलिटी टी की 1 है, तो रैंक हमें टी की निकालनी है। तो क्या क्या दिया है इसमें, रैंक निकालने फॉर्मूला आपको बताया था हमने कि डायमेंशन वी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। वैल्यू पुट करो उसके अंदर, वी की डायमेंशन कितनी है 4 है, रैंक हमें निकालनी है रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी 1 दिया है। तो इस प्रकार से क्या देखा हमने कि रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 3, तो टी की जो रैंक है वो 3 है, यानी कि ऑप्शन इसका हो गया डी सही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि पीजीटी 2005 में आया था। द मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स हमें बनानी है, और टी का फॉर्मूला ये दे रखा है, और वो मैट्रिक्स बने कैसे, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस। सबसे पहली बात ये आती है, ये स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस क्या होते हैं। तो स्टैंडर्ड बेसिस यानी कि अल्फा इस प्रकार लिखा जाएगा 1 0 0, बीटा इस प्रकार लिखा जाएगा 0 1 0, और गामा इस प्रकार लिखा जाएगा 0 0 1। अब हम निकालते हैं टी अल्फा, यानी कि टी 1 0 0। अब ये जो फॉर्मूला दिया है ऊपर, इसमें देखिए जरा, x1 के स्थान पर 1 है, x2 के स्थान पर 0 है, और x3 के स्थान पर 0 है। तो इसमें यहाँ पर x1 के स्थान पर 1 रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पर 0 कोमा लगा देंगे, फिर आगे यहाँ पर भी x1 के स्थान पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो -2 × 1, तो माइनस का 2 आ जाएगा, और x2 क्या है 0 है। आगे चलते हैं, यहाँ पर x1 के स्थान पर -1 आ जाएगा, और x2 क्या है 0, x3 क्या है ये भी 0 है। तो इस प्रकार से टी अल्फा का मान आया निकल के 3 -2 और -1,
अब निकालते हैं टी बीटा। तो इसका क्या फॉर्मूला है, 0 1 1 0, यानी कि इसी फॉर्मूले में ऊपर x1 के स्थान पे 0, x2 के स्थान पर 1 और x3 के स्थान पर 0 रखेंगे। तो जैसे ही हम x1 के स्थान पर 0 रखते हैं, x2 इसमें है ही नहीं, x3 के स्थान पर फिर 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। आगे चलते हैं, x1 के स्थान पर 0, x2 के स्थान पर 1 और x3 इसके अंदर है ही नहीं। आगे चलते हैं, x1 के स्थान पर 0, x2 के स्थान पर 1, तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2, और x3 के स्थान पर 0, तो हमें ये मिल गया। अब तीसरी बात करते हैं, t 0 0 1। अब की बार क्या करना है हमें, x1 के स्थान पे 0, x2 के स्थान पे 0 और x3 के स्थान पर 1। तो यहाँ पर रखेंगे x3 के स्थान पर 1 और ये हो जाएगा 0, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1 कोमा, इसमें ना x1 के स्थान पे 0, x2 के स्थान पे 0 और x3 इसमें है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा ये। तो आगे चलते हैं, x1 के स्थान पे 0, x2 के स्थान पे भी 0 और x3 के स्थान पर 1, तो मिलेगा यहाँ से 4 हमें। अब एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे हम ए का नाम देते हैं। यही इसने कहा था कि एक मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए जो इसके स्टैंडर्ड बेस से बनी हो। तो कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स, ये पहले बता चुका मैं आपको। इसके एलिमेंट लिखेंगे 3 -2 -1, इसके एलिमेंट लिखेंगे 0 1 2, इसके लिखेंगे फिर 1 0 4। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2009 में आया था। इसमें लिखा इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और टी का फॉर्मूला लिखा है ABC = AB। तो उसने कहा है कि टी का हमें कर्नल ज्ञात करना है। अब ये कर्नल का क्या मीनिंग होता है, समझिए बात जरा। टी का फॉर्मूला लिखा है उसने ABC = AB, ये लिखा है टी का फॉर्मूला। अगर हमें निकालना है कर्नल, तो कर्नल के लिए क्या होगा, फॉर कर्नल ऑफ टी। कर्नल ऑफ टी की कंडीशन ये होती है कि टी ABC = 0 0। कहने का अर्थ यह है कि वे एलिमेंट लेते हैं जिनकी इमेज 0 होती है। यू से वी की तरफ, जैसे शुरुआत में मैंने बताया था आपको, जैसे नल्टी निकालते थे वहां पर, तो वे एलिमेंट लेंगे जिनकी इमेज जो है 0 0 है। अब यहां पर क्या देखते हैं हम, टी ABC का फॉर्मूला क्या है, AB = 0 0। तो कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है, A की वैल्यू 0 आ गई और B की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो कर्नल कैसे निकलेगा इसका, तो अब लिखें कर्नल ऑफ टी = कर्नल क्या माना था हमने इसका, ये था, ये इसमें लिखा जाएगा। इसमें क्या था, ABC। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ, A के स्थान पे 0, B के स्थान पे 0, तो C बच जाएगा। तो 0 0 और यहाँ C। तो इस प्रकार से हम किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल फाइंड कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन है ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2009 में आया था। इफ T एंड S आर इनवर्सेबल लीनियर ऑपरेटर ऑन ए वेक्टर स्पेस V। तो हमें वैल्यू निकालनी है T S के होल इनवर्स की। तो याद रखना कि T S के होल इनवर्स का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इस पे ध्यान देना कि ये इन्वर्सेबल है। जब भी इन्वर्सेबल होता है इसके, तो इसका फॉर्मूला होता है ये, अर्थात S पहले लिखा जाएगा और T बाद में लिखा जाएगा। तो S इनवर्स इंटू T इनवर्स, ये डायरेक्ट जो है थ्योरम है एक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2009 में आया था। इसमें पूछा कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से कौन सा है। तो इसकी एक आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इधर टी एक्स वाई के इधर जो इनकी इमेज है ये इस प्रकार से होनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में। तो जो ए एक्स और बी वाई के फॉर्म में है वही इसका आंसर है। देखते हैं जरा, जो ए एक्स प्लस बी वाई, जो ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में है, तो आंसर इसका ये हो गया। ये देखिए जरा, इसमें 1 आ गया, तो यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में नहीं है। ऐसे यहाँ पर ये एक्स की पावर 3 आ गई, तो ये भी ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर इसमें कॉन्स्टेंट आ गया कोई भी, तो ये भी ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में नहीं है। तो केवल एक ही इसमें ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में है, तो यही इसका आंसर है। यही सबसे आसान ट्रिक है इसकी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, पीजीटी 2005 में आया था। यहाँ पर भी हम चेक करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में है। अब यहाँ
y के स्थान पे क्या लिखा, x2 लिखा है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a x1 प्लस b x2 की फॉर्म में होना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखिए ये a x1 प्लस b x2 की फॉर्म में नहीं है क्योंकि 1 आ गया इसमें, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर ये स्क्वायर में आ गया, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ साइन आ गया, ये भी नहीं हो सकता, केवल ये है इसमें। तो इसमें क्या आ गया, यहाँ a x1 प्लस b x2, तो यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 0 है और ये इसमें क्या है, b की वैल्यू 0 है, तो यही इसका सही आंसर है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन और सभी टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।